अगर नहीं लिखा, अगर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया बेटा तो बोल दिया करो क्लास में कि सर रिकॉर्डिंग है ना। तो तुमने लिखा, मैंने देखा नहीं, मुझे लगता है चैट आराम से देख के सारे आंसर दे दूंगा, मुझे ये लगता है। तो अगर शुरू नहीं किया ना, स्टार्टिंग में ही मुझे शुरू कर लेना चाहिए। आप बोल दिया करो, जोर से चिल्लाओगे भी सर तो भी समझ में आ जाएगा मुझे कि यार कुछ गड़बड़ किया मैंने। मेरे को लिंक नहीं भेजा था ना मैंने आज, लेकिन पता तो है ना कि सर आजकल रिपीट कर रहे हैं लिंक को। मेरे ख्याल से सब लोग कर सकते थे, हाँ सर। है ना, कि मैं रिपीट कर रहा हूँ ना आजकल लिंक को, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो हाँ नहीं आईडी पासवर्ड सेम है तो है ना, सेम जा रखा हुआ है। सकते। तो ठीक है यार, अपन कर सकते हैं। कभी कभी चेंज कर देता हूँ मैं, लेकिन मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सेव ही रखा हूँ। कितना आया आंसर? 0.0125 मोल। 0.0125 मोल्स। तो मैंने तो मास पूछा हाँ था सर। सर 1.5। हाँ 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 बिल्कुल। अभी जोर से तो मत बोल, डरा रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अपन सबका आंसर आया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 1.5 हाँ सर 1.5 है ना, 1.5 ग्राम आ रहा है। हाँ सर। 0.01 था, ये 5/2 इंटू 0.01 है, ये 5/2 इंटू 0.01 है, और ये 2/4 इंटू 5/2 इंटू 0.01 है। ये तो आगे मोल सकते, और इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे मास में, तो 5 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 120। तो मेरे ख्याल से सबका आंसर आया 4 3 जा 12 ना, 30 5 30 150 आया इंटू 0.01, तो 1.5 ग्राम्स अपना आंसर आया सबका है। किसी को डाउट नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो बोलो कि मुझे सीक्वेंशियल रिएक्शन में अभी भी डाउट है। तो फिर अब अगर डाउट है तो बोलो, और नहीं है तो फिर मैं लास्ट क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फिर आगे छोटे छोटे काफी कंसेप्ट हैं, अपन को फटाफट पढ़ने चाहिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको लिखा KClO3 कन्वर्ट्स इनटू KClO, KClO4 कन्वर्ट्स इनटू KClO3 प्लस O2। KClO3 जो है वो डिकम्पोज करके बनाता है KCl प्लस O2।
फिर मैंने Cu2s को रिएक्ट करवाया O2 के साथ टू गेट CuO प्लस SO। मैंने बैलेंस नहीं किया रिएक्शन, ठीक है। हाँ सर, हम करके ट्राई करेंगे। अब रुक जा, पहले सुन तो ले, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक मिनट रुक जा। हाँ, तुम लोग बैलेंस भी करोगे और ट्राई भी करोगे। KClO4 का मास लेता हूं, तो एक मिनट रुकना, मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे याद नहीं है। तो ये तो 64, ताकि कोई ऐसा मतलब डाटा दूं ना जिसमें तुम मतलब कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे, नहीं तो कहोगे सर हम कैलकुलेशन 138 है, ये 138 आ रहा ना, ठीक है। तो मैं इसको ना 1.385 ग्राम्स देता हूं, उसका मॉलिक्यूलर मास है अपने पास। आपको मुझे बताना है कि इसका वॉल्यूम एट STP बताना है आपको कितना है। अब रुको, एक बात और सुनो, इसका 50% यील्ड है, इसका 60% यील्ड है, और इसका 80% यील्ड है। ठीक है, अब बताओ। सर रिएक्शन लिखने और यील्ड से पहले क्या बताया था? नहीं, रिएक्शन तो पहले बैलेंस कर लो, जितना नहीं ये नहीं, बनेगा। रिएक्शन लिखने के बाद और यील्ड बताने से पहले बीच में क्या बोले था आपने? अरे यार, मैंने तो पता नहीं, मुझे तुम तो जो भी बोला मैंने, ये मैंने मास ले लिया, इसका इतना ग्राम है, इसका वॉल्यूम बताना है कि कितना लिबरेट हुआ इस रिएक्शन में आएगा, जब फर्स्ट रिएक्शन का यील्ड 50% है, सेकंड का 60% और थर्ड का 80% है। ओके सर। मॉलिक्यूलर मास मैंने दे रखा है आपको। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, और क्या बताना चाहिए मुझे इसमें, बाकी कुछ नहीं बताओ। बैलेंसिंग आपको करनी है, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल। सर SO2 का वॉल्यूम निकलना है ना? हाँ, इसमें O2 नहीं है, इसमें O2 नहीं है रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में O2 नहीं है। पहले वाले रिएक्शन में O2 नहीं है। सर वॉल्यूम SO2 का ना? हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम बताना है अपन को SO2 का STP पे। अभी सारी बैलेंसिंग अपन ने बैलेंसिंग कर ली।
सर वॉल्यूम किसका बताना था? SO2 का। ओके सर। फिर आगे पर थोड़ा अजीब है। लेकिन 80%। कितना आया? 537.6 ml 537.6 ml। मेरे को 53.76 ml है। अलग अलग आंसर। मुझे लगता है मुझे डेसिमल का फर्क है। सर मेरे को 0.0672 आया। देखा, अलग आया ना इसको। अब बताओ मैं क्या करूं? एक मिनट रुकेगा। 0.01 ये था। और अच्छा एक बार मैंने कैलकुलेशन करता हूँ। मैं ना इसमें थोड़ा सा पास लिख दिया इस बार मैंने। चल कैलकुलेशन करता हूँ मैं, फिर लास्ट में एक कैलकुलेशन कर लूंगा है। डिवाइडेड बाय 138.5 ये 4/3 इंटू 0.01। ये 4/3 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 50/100। इसके मोल्स आ जाएंगे 3/2 इंटू 4/3 इंटू 0.01 इंटू 50/100। इसके मोल्स आ जाएंगे 3/2 इंटू 4/3 इंटू 0.01 इंटू 50/100 इंटू 60/100। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? जितने मोल्स इसके हाफ। तो 1/2 ही कर देता हूँ। 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/3 इंटू 0.5 इंटू 0.6। इसको 0.5 0.6 किया। अब इसको 0.8 80/100। ये ये आगे मोल्स आएगा। ये आगे तो इसके आप इंटू 22.4। तो वॉल्यूम के लिए अपन करेंगे वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ये जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 22.4 करूंगा। चल मैं शुरू हो जाता हूँ। एक मिनट। तो ये मेरे पास 0.01 है। 0.01 है तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। ये 0.8 मैं इसको ऐसे करता हूँ। 5 8 जा 40 और 4 6 जा 24
मतलब मेरे पास आया 5 8 जो 40 और ये 40 24 240 मतलब 0.2 ऐसा है। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा ना अपने पास, यस सर। Yes, sir. तो फिर इसको Yes, और sir. मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.025 ये आया, राइट ना? ठीक है, यस सर। तो Yes, sir. अब मेरा आंसर आ रहा है, इसको ऐसे करता हूँ 24/100 इंटू 22.4 2.4 है ना। अब वैसे इतना तो कैलकुलेशन कर लेना चाहिए अपन को, है ना? ठीक है, अब अपन को इतना कैलकुलेशन तो करना ही चाहिए और कैलकुलेशन भी इजी है। बताओ मैं करूँ या तुम लोग कर लोगे? तो सर वो 0.0024 नहीं आएगा? 0.240 था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 जीरो थे ना अपने पास। ये 8 5 जब 40 था तो 0.4 इंटू 0.6 हो, तो 0.24. 0.240 ना, और मल्टीप्लाई बाय 0.01। मुझे लगता है एक जीरो और आना चाहिए ना। सर 24 डिवाइडेड बाय 10,000 आएगा, तो उसमें मतलब 4 प्लेस के बाद में पॉइंट। है ना, ऐसे आना चाहिए ना। यस सर। यस सर। तो 24 डिवाइडेड बाय 10,000 हो, सर ऐसे कर। अब मैं 22.4 मल्टीप्लाई बाय 24 कर देता हूँ। अब 16 9 8 और ये हो जाएगा 844। बड़ा इजी था, ये तो मैं भी कर सकता था। तो 8 16 17 1 है ना, 9 और ये अपने पास 3 1 5, तो ये आ गया मेरे पास। ये है अपने पास। अब दिस डिवाइडेड बाय 10,000, अब 537.6 डिवाइड बाय 10,000 है अपने पास, तो ये तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। सर उसको मिलीलीटर में कर लेते हैं। हाँ वही करूंगा बेटा, फिर ऐसे कर देता हूँ। तो ml में अपने पास 53.76 ml आ रहा है। अब बोलो। सर सर वो पहले रिएक्शन में लेफ्ट साइड में 3 KCl है और राइट साइड में क्या हुआ? सर मतलब बैलेंस जो पूछ रहा हूँ। मतलब अपन ने तो इसके रिस्पेक्ट में चाहिए था ना, तो O2 हटाया था अपन ने, ये सर वो पोटेशियम की बात कर रहे हैं। सर 4 हाँ। पोटेशियम है, उधर 3 है। सर पहले जो रिएक्शन लिखा था वो सही था लगता है। हाँ सर, पहले वाले में जब आपने O2 लिखा था तब आ रहा था। बैलेंस आ रहा था। ये हाँ 12 है, सर, ये 12 हो गया ना, इसलिए मैंने हटाया था। सर वो तो ठीक है सर, क्लोरीन और तो पोटेशियम तो बैलेंस नहीं है ना। कोई सर बात 2 कर दे तो हो 2 कर दो और O2 डाल दो राइट में। नहीं, इधर 2 करते हैं, इधर 2 करते हैं और O2 डाल दें। O2 डाल दो, हाँ सर। हाँ सर अभी अभी सही है, अभी सही है, तो आंसर चेंज होगा। लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं, फर्क तो पड़ जाएगा, क्योंकि जितने इसके मोल्स होंगे उतने इसके मोल्स होंगे ना, 4/3 का फर्क पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कोई बात नहीं, अपन ऐसे कर लेते हैं। दिमाग में मेरे यही रहा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया, ये लो ऐसे दिया था पहला क्वेश्चन, बस खुश। अभी फर्क नहीं पड़ेगा ना? अभी नहीं पड़ेगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मतलब इसके आगे केसीएल लिख दो। ठीक। मेरे दिमाग में वही चल रहा था। कंसेप्ट अपन को पता है आप क्या करते हो, आपने यील्ड भी देख लिया, आपने क्या वो रिएक्शन में केसीएल मतलब O2 की जगह मुझे केसीएल लिखना था लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि जब एक से बहुत सारे कंसेप्ट इंक्लूड करने में ना यही होता है, एक आध पार्ट तो मिस हो ही जाता है, उसको एक बार सॉल्व करके देख लेना चाहिए। एक बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स किए ना मैंने कि
तुम लोग कहीं गलती करोगे, लेकिन अपन में से किसी का आंसर ये आ रहा था क्या? यस सर क्या? सर। मतलब किसी का आंसर ये आ रहा था? हाँ सर, मैंने मैसेज किया था ना। हाँ सर, अच्छा। हम दोनों ने बोला था। चलो लो भाई, मतलब अब इसमें बहुत खुशी हुई लिख रहा है कि मेरा आंसर सही आया। ठीक है, तो अब लेकिन काफी सारा पार्ट अपन ने इसमें इंक्लूड किया, देख परसेंटेज ऑफ यील्ड भी इंक्लूड किया। ऐसे सीक्वेंशियल रिएक्शन में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन अपन को आ जाते हैं, और अब तो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आता, एडवांस में भी नहीं आता। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे अपन, दैट इज अब ना एक छोटा सा पार्ट मुझे डिस्कस करना है, उसको कर लेते हैं जल्दी। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अपन पढ़ते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लिखते हैं अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को अपन EF से डिनोट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अपन MF से डिनोट करेंगे ऐसे। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो अपन कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला signifies the total number of atoms present in one molecule. Total number of atoms present in molecule, उसको कहते हैं अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? तो अपन कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है ना, होता है सिग्निफाइज द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स present in the molecule. Simple whole number ratio of atom present in the molecule. तो अपन कहेंगे फिर अच्छी बात है, फिर तो बड़ा इजी होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन होता है C6H6। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन तो अपन कहेंगे सिंपल रेशियो क्या है, इसके एटम को भी 6 से डिवाइड कर दो, उसके एटम को भी, तो CH हो जाएगा। ये एम्पेरिकल। तो अपन कहेंगे अच्छा सर, फिर तो ये ऐसे हो जाएगा ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कार्बन 72 प्लस 10, सो 78 ग्राम। और एम्पेरिकल वेट ऑफ बेंजीन तो अपन कहेंगे 30 ग्राम। फिर तो मैं इन दोनों का रिलेशन भी बता सकता हूं इसको देख के। वो क्या? एम्पेरिकल वेट into whole number is equal to molecular weight. For benzene n is equal to 6. There is a simple whole number ratio ना, तब तो मैं ऐसे भी लिख सकता, empirical formula into n will be equal to molecular formula। आप यहां भी तो ये लिख रहे हो, CH है, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, you'll get C6H6 for benzene। मतलब we got a relationship between them, but this n is not number of moles, है simple whole number ratio। तो अगर मेरे पास कोई एग्जांपल गिवन है ऐसे, तो अपन कहेंगे देखो भाई, फॉर ग्लूकोज मैं लिखूंगा C6H12O6 होता है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
Therefore, empirical formula CH2O. Molecular weight 180. 180 तो empirical weight H2 हो गया 18 plus 12 30. तो N का वैल्यू 6. ये तो बड़ा इजी है, वैसे तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ. ये एग्जाम्पल 2 है, तो एग्जाम्पल 3 लिखते हैं. एसेट लीड is C2H2. Molecular formula C2H2. Empirical formula CH. CH Molecular weight 14 27. grams. Sorry, 26. And empirical weight 13 grams. लो भाई हो. ये तो बड़ा इजी है. अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे लेवल है, वाटर मॉलिक्यूल H2 होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, एम्पेरिकल फॉर्मूला H2 तो अपन कहेंगे वो भी H2O, उसमें सिंपल रेशियो बन ही नहीं सकता. अब चाहे उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दो या एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल दो, हमें क्या फर्क पड़ता है. एन का वैल्यू 1. मतलब अगर कहीं सिंपल रेशियो नहीं बन सकता तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे. ठीक है भाई. n equal to 1 since empirical formula is equal to molecular. ठीक है. अब होता क्या है कि अगर अपने पास जैसे मान लो ये गिवन है वाटर इन H2O है ना, इन H2O percentage of H is equal to 2 by 18 multiplied by 100, 11.11%. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो अपन लिखेंगे भाई 16 by 18 multiplied by 100, that is 88.89. अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से परसेंटेज ऑफ एटम निकाल सकता हूं तो परसेंटेज ऑफ एटम से मास ऑफ एटम भी निकाल सकता हूं. तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से परसेंटेज ऑफ एटम निकाल सकता हूं तो परसेंटेज ऑफ एटम से मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकता हूं. केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन विदाउट मोल्स नहीं होता. इधर हाइड्रोजन का मोल्स 2 है और ऑक्सीजन का मोल्स 1 है. तो अगर मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूं तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकता हूं. तो अगर मैं टोटल परसेंटेज 100 है, अगर इसी को ग्राम ले लेता हूं तो हाइड्रोजन का 11.11 ग्राम है, डिवाइड बाय 1 कर लेता हूं और ऑक्सीजन है 88.89 ग्राम, ऑलमोस्ट 90, डिवाइड बाय 16 करूंगा और फिर दोनों को रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:1. मतलब अगर केमिस्ट्री में आप कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप सिंपल रेशियो ले लो. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अपन क्या करेंगे, अपन से पूछा गया वाटर का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें ये परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.11 गिवन है और ऑक्सीजन का परसेंटेज 88.89 गिवन है. ये मुझे गिवन था, मैंने इसी को ग्राम ले लिया. लेट, क्योंकि टोटल 100 ग्राम था सिंपल, तो लेट मास ऑफ हाइड्रोजन
is equal to 11.11 gram and mass of oxygen is equal to 88.89 grams. मैंने moles of hydrogen calculate किया. It comes out to be 11.11 divided by atomic weight. Moles of oxygen भी calculate किया. I got 88.89 divided by 16. अब इन दोनों के मोल्स को मतलब इनको जो मोल्स में ये तो 11.11 आया मेरे पास, जरा वो कैलकुलेट करो कितना आया. 88.90 by 16 कर दो. ज्यादा कैलकुलेशन में अपन को प्रॉब्लम नहीं जाने वाला. कितना आया अपने पास? 5.625 आ रहा है. 5.6 ग्राम आ रहा है. 625 ग्राम. ये इसके मोल्स आ गए. अब अगर उनका रेशियो बनाओगे आप अगर रेशियो बनाओगे ना, सिंपल रेशियो, तो सिंपल रेशियो के लिए अपन को क्या करना होता है, जो इन दोनों में से छोटा वैल्यू है सर 5.55625. सर अगर 90 डिवाइडेड बाय 16 किया तो फिर 5.625 है. हाँ ठीक है. अब वो बता रहा है एग्जैक्ट, तो अपन को लिखना पड़ेगा ना. फिर वो रेशियो बराबर आ जाए. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ तो उतना आ ही जाता है. ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना. अब दोनों में से जो छोटा वैल्यू आया तो इसको अपन 1 ले लेते हैं. तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना है तो देखो तुम, तो अपन रखेंगे मोल्स ऑफ मोलर रेशियो, है ना. मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना आया 5.5625 डिवाइडेड बाय 5.5625 इज इक्वल टू 1 आया. और मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन तो 11.11 डिवाइडेड बाय 5.5625 इज इक्वल टू आया. देखो बन गया. मतलब अगर मुझे परसेंटेज ऑफ एटम दे दो किसी भी मॉलिक्यूल का, तो मैं ये कैलकुलेट करके बता दूंगा कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होना चाहिए. तो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ठीक है, ये तो वाटर में आपने मास लेके मुझे परसेंटेज बताया, वापस कैलकुलेट कर दिया कि 2:1 का रेशियो आ रहा. देखो ठीक है. सर 2 मिनट रुको सर, वो लास्ट पार्ट मतलब वो जो आपने ठीक है, लिखा था ना. चलेगा 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 चलेगा. मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ ना तब तक. एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ना अपन ऐसे, है ना. तो जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे कि भाई एक कंपाउंड है, अपन को ऐसे गिवन है, लेट द कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. परसेंटेज ऑफ कार्बन 40.8 कर लेता है. मतलब ऐसे परसेंटेज बता देते हैं 40. हाँ ठीक है 8 थोड़ा अपन राउंड ऑफ कर लेंगे. 40.8 ही रहना. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मतलब टोटल जो आए वो 1 मतलब 100% आना चाहिए. तो नियरली 5 ले लेते हैं. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाकी दोनों का बचा हुआ 45 हो गया, तो 55.2 हो गया ऑक्सीजन. ऐसे आ जाएगा. मैं इसको 54 के आसपास बनाना चाहता था. इसको थोड़ा कम कर लेते हैं. 54 पॉइंट और 45.6 54.4 आ जाएगा. 4. ये ले भाई आ गया अपने पास. अब अपन को गिवन है इसमें द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज, molecular weight of compound is 118 grams. Then calculate molecular formula. ठीक है, वो तो मुझे पता है. आपने क्या किया होगा, molecular weight डिवाइड बाय n इज इक्वल टू एम्पिरिकल वेट होता है. एम्पिरिकल वेट में कैलकुलेट कर लूंगा कैसे, इससे. तो अपन पहले क्या करेंगे ना, एक थोड़ा सा मतलब वैसे तो डायरेक्टली देखो स्कूल के लिए लिखना है तो वैसे मैं उनको जो इंटी वाले हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको अच्छे से पता है. यस ठीक है ना.
तो आपको स्कूल के हिसाब से, अब अपन नॉन यूनिटी वालों को भी स्कूल के हिसाब से पढ़ाते हैं कि स्कूल के हिसाब से पढ़ेंगे, और बाद में मैं बता दूंगा कि भाई इतना पार्ट भूल जाना सीधा, क्योंकि यहाँ तो आप देख ही चुके हो। आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया उसमें, टोटल 100 देख के सीधा मोल्स निकाला और रेशियो निकाल दिया, जबकि स्कूल के लिए पता नहीं अपने टेबल लेबल बना के पता नहीं क्या क्या किया था, है ना। कि अपन ने पहले का भाई देखो क्या एलिमेंट्स क्या गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे कैलकुलेट किया अपन ने, और ऐसे टेबल बनाते रहे बहुत सारे। फिर अपन ने लिखा परसेंटेज बताओ कितना कितना है, तो अपन ने कहा कार्बन का परसेंटेज 40.6 है, हाइड्रोजन 5 है, और ऑक्सीजन है 54.4। क्या सारा का सारा परसेंटेज हाइड्रोजन है? तो ठीक है, यही 3 एटम्स है। फिर अपन ने कहा कि भाई अब एटॉमिक मास लिख लो, एटॉमिक वेट वो तो अपन को आता है, इसका 12, इसका 1, इसका 16 होता है एटॉमिक मास का एक, उसी का मतलब कॉलम बना लिया अपन ने। उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, सो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिखा अपन ने। तो अपन क्या करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, इसको लिखते हैं 40/12, इसको लिखते हैं 5/1, और इसको लिखते हैं 54.4 डिवाइड बाई 16। तो अपन रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कितने आ रहे। तो इसमें 3.5 के आसपास आ रहा है। सर 40.6 नहीं लिख दे। 40.6 लिया ना मैंने, ये आ रहा है अपने पास। तो ये ऑलमोस्ट इतना आ रहा है अपने पास, ये तो 5 ही आ गया, और 16 3 जा 48, तो 3 इसमें भी ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है, 3.9। अब इसमें से अपन ने क्या किया, इसको कैलकुलेट करना था सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करेंगे, अपन इससे डिवाइड करेंगे। तो 3.39 जो इनमें से सबसे छोटा आएगा ना, उससे सभी को डिवाइड कर दो। 5.5 डिवाइडेड बाई 3.39, तो वो आ जाएगा अपने पास 1.5। और ये सर वो आया 3 हैं? वो ऑक्सीजन के जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है उसमें वो 3.4 है ना। अरे 3.39 आ रहा था यार। सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हाँ सर 3.4 आएगा। 3.4 आ रहा है। तो फिर सबको 3.4 से डिवाइड करो। 3.4 है तो 3.4, अब ये भी तो 3.4 ही था यार। नहीं, 3.39 से ही डिवाइड करूंगा। ये ले उसको 3.39 को 4 बना दिया उसने। देखो सर 4 आ रहा ना, 3.39। समझ में आया? ठीक है, अब अपन लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, क्योंकि अपन फ्रैक्शन में तो बता नहीं सकते एटम कि भाई कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1.5 है, अपन ऐसे फ्रैक्शन में नहीं बता सकते किसी एटम को। तो फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो अपन क्या करेंगे ना, इन सबको ना एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कि सारे के सारे इंटीजर आ जाए। अब 1.5 को ही बनाना था इंटीजर, 2 से मल्टीप्लाई। हो गया ना। तो इसका Yes, मतलब है अब अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। C2H3O2। लो भाई, उसने बता भी दिया अपन को आंसर, जो अपन को नहीं आ रहा था। ठीक है, अब अपन कहेंगे, अब बताओ एम्पेरिकल वेट कितना होगा। (24 + 3 + 30) 59। ले भाई 59 आ गया। तो गिवन है अपन को मॉलिक्यूलर वेट 118 grams, therefore value of n 118 divided by 59 कितना आया 2 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया C4H6O4। C4H6O4। लो भाई आ गया अपने पास। मेरे ख्याल से तुमको सारा कुछ पता चल गया करना क्या होता है। अब किसी को डाउट है सर तो वो बोल। अगर हमने लास्ट कॉलम में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाला
तो वो एटॉमिक मास वाले में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स होगा ना? बिल्कुल। सर बोलो। एटम्स को रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते क्या? एटम को सर रीअरेंजमेंट सर मतलब C4H4H6 ऐसा नहीं लिख सकते? अबे जो जितना नंबर आएगा उसी तो लिखेंगे। जो मोलर रेशियोज, जो रेशियोज आएंगे वही तो लिखोगे। ऐसे थोड़ी होता है इसको 3 बना दें, इसको 2 बना दें। सर वो नहीं बोल रहा सर, C4H4 सर वो पूछ रहा है C4H6O4 को C4O4H6 लिख सकते हैं क्या वैसे? ऐसे लिख लूं? हाँ सर वो पूछ रहा हूँ, लिख सकते क्या वैसे? क्यों नहीं लिख सकते? जनरली अपन क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को पहले कार्बन लिखते हैं फिर हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा परसेंटेज हमेशा ऑक्सीजन के, मतलब सबसे ज्यादा नंबर्स मोस्टली कार्बन का ही होता है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड है ना, तो जिसके कंपाउंड होते हैं उनको अपन पहले लिखते हैं। और ना मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? गलत थोड़ी है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अपन क्या करते हैं, जैसे कोई लिखेगा पोटेशियम क्लोराइड तो अपन पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपन हमेशा लास्ट में लिखते हैं, हैबिट। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसे लास्ट में लिखते हैं। सर एक सेकंड कॉपी कर। हाँ मतलब हटाऊंगा नहीं उसे, क्योंकि इसको मतलब एक एग्जांपल दूंगा इसमें। अब सीधा सीधा तो है यार, ये परसेंटेज गिवन थे, ये सब क्यों लिखता हूं मैं, ये सब फालतू में टाइम वेस्ट। सीधा मोल्स निकालता, इनको देख के देख कर लेता, ये 1:1:2 और ये 1.5 हो गया था। ये भी क्यों लिखता, इसको देख के सीधा यही लिखता ना। मतलब ये टेबल बनाना लेकिन स्कूल में कंपलसरी है, अगर स्कूल में नहीं बनाया तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। स्कूल में ऐसी टेबल बनेगा। एक और बनाता मैं तो सिंबल, यहाँ पूरा लिखता कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बाद सिंबल लिखता हूं उसे, इस वाले को सिंबल लिखता, ये कार्बन का सिंबल, ये हाइड्रोजन का सिंबल, ये ऑक्सीजन का सिंबल, ऐसे लिखता हूं। स्कूल में डायरेक्टली अगर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और स्टेट बोर्ड में तो बिल्कुल फंस जाएंगे। सीबीएसई में तो ठीक है, वो थीम चेक करके और मार्क्स देते हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड में तो स्कूल का डेफिनेशन देख के ही मार्क्स मिलता है। स्कूल का डेफिनेशन हो तो बुक का डेफिनेशन, जो बुक में लिखा है आपको वही लिखना पड़ेगा, नहीं तो सुबह सुबह ऑमलेट अंडा मिलने वाला है अपन को, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। सर एक और क्वेश्चन दीजिए। अब मुझे लगता है ठीक है, काफी हो गया, मतलब ऐसे और क्वेश्चंस में, मतलब मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना, है ना, मतलब ओके इसमें सर। सीधा सीधा लिखना था ना। मैंने इसमें भी राउंड ऑफ करवाना भी सिखा लिया, क्योंकि और कुछ होता तो मैं उसमें भी कर लेता। अब दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं। अब अपन कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा हायर लेवल पे चलते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी अपन को आना चाहिए। सो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, अब मैं ना, जो भी अपन ने पढ़ा ना, वो काफी बेसिक्स पार्ट में पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो अपन ने पढ़ा। अब अपन थोड़ा सा हायर लेवल पे चलेंगे, राइट ना। कंपोजिशन में भी, लिमिटिंग रेजेंट में भी थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अगर आपको मिक्सचर की ना, तो ऑलवेज राइट द सेपरेट रिएक्शन फॉर एनी ऑल कंपाउंड्स। So try to write separate reaction for all compounds. Reaction for all compounds. अब ये कहीं थ्योरी में लिखा नहीं होता, लेकिन
मतलब सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा इजी पड़ता है अगर अपन सेपरेट रिएक्शन लें, बच्चों को थोड़ा इजी पड़ता है। सर वो क्या लिखा है फॉर ऑल कंपोजिशन, फिर आपने जो ब्रैकेट में लिखा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बेटा अब वही बता रहा हूँ ना अपन, वो कंपाउंड्स हैं तो उसका मतलब ऐसा कुछ बुक्स में लिखा नहीं होगा वो, मतलब मैं एक सोच के लिख रहा हूँ कि क्या बताना चाहिए मुझे, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कि भाई क्या करना चाहिए अपन को क्वेश्चन सॉल्व। हाँ ठीक है। अच्छा देख, अब मैं ना एक क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि कोई ऐसे थ्योरी तो होती ही नहीं है, कोई कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर की कोई थ्योरी होगी, अपन तो लिखेंगे कि भाई क्या करना है अपन को। तो चलिए क्वेश्चन, मैं पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ। A 2 gram mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate is heated at high temperature. The observed Lawson rate is, अब अगर मुझे लॉसन वेट बताना है ना, ऑब्जर्व लॉसन वेट कितना होगा, ऑब्जर्व लॉसन वेट, तो जैसे अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको हीटिंग, आपको मैंने बताया कि हीट करोगे तो कैसे, मतलब हीटिंग से कैसे रिएक्शन होगा वो मैंने आपको सारा बताया हुआ है। सो मैं अब लिखूंगा दैट इज द ऑब्जर्व लॉसन वेट इज, मान लेते हैं अपन कोई ऑब्जर्व लॉसन वेट इज 1.8, अपने पास 2 ग्राम था, 1 मिनट मुझे कैलकुलेशन कर लेने दो क्योंकि मतलब उसमें ना मेरा आंसर थोड़ा सा नेगेटिव ना है तो मुझे कैलकुलेट करके देखना तो पड़ेगा। तो 1.8 लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। द ऑब्जर्व लॉसन वेट इज 0.9। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन, ऐसे अपन को गिवन होगा तो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। अब देखो मैं क्या करूं, मैंने दिया क्या आपको, मैं थोड़ा सा मतलब आंसर कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूंगा, देख भाई मेरे पास 2 ग्राम मिक्सचर है किसका, मैग्नीशियम का, और इसको हीट करूंगा तो 0.9 ग्राम ऑफ वेट इज लॉस्ट। अब अपन को अच्छे से पता है कि सर देखो, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा, लॉसन वेट इसी की वजह से होगा क्योंकि आपने मुझे 2 ग्राम टोटल दे रखा है, तो जो भी लॉसन वेट होगा इसका मतलब है इसके डिकम्पोजिशन से जो गैस बना होगा ना वो एस्केप कर गया होगा, तो बचा हुआ जो रेसिड्यू होगा वो 1.1 ग्राम बच गया होगा अपने पास। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो इसको हीट करूंगा तो ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा जो रेसिड्यू होगा, और इसका भी CO2 लॉस्ट होगा। अपन को एक बात पता है कि रिएक्शन सारे कंजर्वेशन लॉ फॉलो करते हैं। अगर इन दोनों का मास आपने मुझे 2 ग्राम दिया था तो इन सब का मास भी 2 ग्राम होना चाहिए। आपने मुझे ये दे रखा है कि लॉसन वेट किसकी वजह से हुआ होगा, तो मुझे पता है डिकम्पोजिशन की वजह से गैसेस उड़ गए होंगे, उन्हीं की वजह से लॉसन वेट हुआ। मतलब जो CO2 है ना, टोटल CO2 जो डिकम्पोजिशन से फॉर्म होगा उसका मास पॉइंट, अपन कहेंगे ठीक है कंपोजिशन है, दोनों का मास आपने मुझे 2 ग्राम दिया है तो वो सब तो लिखते ही हैं, मैं नहीं लिखूंगा लेकिन ऐसे ये सब बार बार, लेट द मास ऑफ CaCO3 is equal to X gram, then mass of magnesium carbonate is equal to 2 minus X gram। ये सब नहीं लिखने वाला मैं, ऐसे सीधा लिखूंगा। अब जब इतना लिखा हुआ है तो जरूरत क्या है, इसको X ले लो और इसको 2 minus X ले लो, इसका X ग्राम लिया आपने, इसका 2 minus X ग्राम लिया। अब अगर मुझे इसका मास पता है X ग्राम तो मुझे इसका भी मास मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, इसके मास से इसका मास कैलकुलेट कर लेता हूं, इसके मास से इसका मास कैलकुलेट कर लेता हूं,
और दोनों का मास ऐड करके इक्वल टू 0.9 बता दूंगा। और बड़ा इजी होगा कैसे, इसका वेट इन ग्राम गिवन है तो ये इसके मोल्स है 40 + 60। जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स CO2 के होंगे और CO2 का मास ये लो भाई हो गया। What is the mass of CO2 that will be formed from x gram of this? किसी को डाउट है तो बोलो। सर ये वाला स्टेप देखें। सर CO2 लिमिटिंग एजेंट है? नहीं, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 gives 44 ग्राम ऑफ CO2। तो बताओ x ग्राम कितने ग्राम देगा? यस सर आपने बोलो। सर कुछ नहीं, मैं समझ गया। लेकिन मैंने आपको ऐसे समझाया, CaCO3 gives CaO + CO2, तो इसके x ग्राम से इसके मोल्स ये हो गए। तो CaCO3 डिवाइड बाय 1, CO2 डिवाइड बाय 1, तो उसके मोल्स कितने हो गए? x/100। पक्का ना? तो जब किसी के मोल्स होंगे तो मास में कैसे कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मैंने यही किया। इसके मोल्स हो गए, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर। तो जितने मोल्स इसके हैं इस रिएक्शन में उतने ही मोल्स इसके भी होंगे। वो MgCO3 के मोल्स डिवाइड बाय 1, CO2 के मोल्स डिवाइड बाय 1, 2 - x डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 44, ये इसका मास आ गया। मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्या? मास ऑफ CO2 फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ CO2 MgCO3 से इज इक्वल टू 0.9 ग्राम आना चाहिए। तो इससे CO2 का मास कितना आया? x/100 × 44 प्लस इससे कितना आया? 2 - x डिवाइड बाय 84 × 44 इज इक्वल टू 0.9। ये मेरे पास 0.44x आया, ये मेरे पास 44/88 होता तो 0.52 के आसपास आ जाएगा। 0.52 × 2 - 6 इज इक्वल टू ये आ गया। तो कैलकुलेशन कर लेता हूं। 0.44x प्लस 1.04 माइनस 0.52x इज इक्वल टू 0.9। तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। x विल बी इक्वल टू, ये 0.08 आ गया, 0.08 आ गया और 0.08x 0.08x विल बी इक्वल टू, उधर लेके जाऊंगा तो 0.1। So x is equal to 0.14 right now divided by 0.08. I got 14/8, 7/4, 1 point. तो वो 0.05 होना चाहिए ना, 1.04 माइनस 0.9 होगा, तो वो 0.05 होगा। ये वाला यस 1.0। सर सही है। सॉरी सर, सॉरी सर, गलत हो जाए। चलेगा, मतलब मैं तो मेरा कंसेप्ट में ज्यादा कंसेप्ट बताने में ध्यान रहता है, इसलिए अगर मैंने गलती किया तो मैं तो चेक कर लेता हूँ। मैं नहीं बोलता कि नहीं मैंने सही किया, हो सकता है, क्योंकि मैं तो कैलकुलेशन पे ध्यान ही नहीं रखता ना। वो तो मैंने इसलिए किया कि थोड़ा सा ना मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूं कि ताकि तुम लोग देख लो, नहीं तो फिजिकल में मुझे पता है तुम लोग मुझे परेशान कैलकुलेशन में करने वाले हैं। तो अगर कैलकुलेशन सीखोगे तो मुझे बहुत फायदा होगा उससे।
तो अपने पास 14/8 मतलब 7/4, 7/4 का मतलब हो गया 1.75। ले भाई 1.75 ग्राम आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। सो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, percentage of CaCO3 will be equal to 1.75 divided by 2 multiplied by 100, that is 87.5%. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट 12.5%। लो भाई आंसर आ गया। ये आया बस। अब किसी को डाउट है तो बोलो। सर बोल। सर क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर फाइंड करना था, तो उसका मतलब वही होता है क्या कि कोई भी एक रिएक्टेंट वेट परसेंटेज? परसेंटेज यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। ओके सर। या तो जो टोटल मास गिवन है उसमें से वेट हो सकता है, वो ऑप्शन में गिवन होगा अपन को, उससे पता है। दे दो क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन दे दूं तुमको, वो डिक्टेट करूं? नहीं सर, आप ही सॉल्व करते रहो, हमको डिक्टेट ना। सर उधर कैल्शियम कार्बोनेट का x/100 आया ना, तो CO2 में कैसे x/100 × 44 आया? भाई ये बताना है या मतलब क्या मतलब ये x/100 × 44 कैसे आया? मोल्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। अपन को जो पूछ रहा था उससे बोल देते हैं, अपन उसको अगर डाउट होगा तो फिर बता देंगे। हाँ या नहीं, अगर उसको डाउट बताना है मुझे तो फिर यस लिखे, वरना मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ हमेशा कि नहीं बताना है, काम चोर। नो सर समझा, ठीक है ठीक है। चलो फिर बोलूं एक क्वेश्चन, लिखो। एक अच्छा क्वेश्चन दो। अच्छा क्या? फिर अच्छा दूंगा, ज्यादा अच्छा दूंगा मुझे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप दो। मतलब अपनी कंपोजिशन पता है ना, अब हम सोचेंगे। चल लिखो, देखते हैं तुम अच्छा क्वेश्चन के। चलो थोड़ा सा टेस्ट करता हूं, फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। लिखो 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ sodium carbonate and sodium bicarbonate. A 2 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate on decomposition. On decomposition loss 0.25 gram of weight. 2 gram mixture सर of sodium. कितना? 0.25 gram ओके of weight on heating. Calculate the percentage of sodium carbonate in the mixture. Calculate the percentage of sodium carbonate in the initial mixture. मतलब 2 ग्राम में कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर। बताओ सर, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो। मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होगा, मॉलिक्यूलर मास 106। Na2CO3 करेंगे या फिर मतलब खुद से लिखना? अब रिएक्शन खुद से लिखना है। सोडियम कार्बोनेट अब कुछ बोल रहा था कोई?
सर सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता ना हीटिंग करने पर? अब ये तो तुमको सोचना है। हाँ सर नहीं होता, आपने बोला था। हाँ तो नहीं होता तो नहीं होता, बताओ मैं क्या। बाइकार्बोनेट होता हाँ तो करो, चलो। मैंने तो सर सोडियम बाइकार्बोनेट वाला वाटर लिक्विड होगा ना? हाँ नहीं, वेपराइज होगा, डिकम्पोज किया ना बेटा, वेपराइज होगा। क्योंकि 100 डिग्री पे हीट तो आप अच्छा खासा करोगे ना, 100 पे ही वो तो वेपर होके उड़ जाएगा। सर रिएक्शन बता दो मेरे को। अरे यार आवाज नहीं आई। सर रिएक्शन एक बार बता दो ना। अरे यार फिर मैंने मतलब पहले क्लास में इतना सारा पढ़ाया था, उसका फायदा क्या बताओ, ठीक है सर। है ना। अगर मैं ही बताऊंगा तो फिर तुम नहीं सीख पाओगे ना कभी, फिर मुझे मजा नहीं आएगा। भाई Na2CO3 तो तुम लोगों ने बता ही दिया ना कि सर डिकम्पोज नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट में आपने कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन बताए थे, सेकंड पॉइंट में आपने बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन बताए थे। तो सेकंड पॉइंट देख लो उसका। तो मैं बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना, फिर आपने पहले बताई क्यों था। अरे सर आपने मॉलिक्यूलर वेट लिखे थे। मॉलिक्यूलर वेट तो मैंने बता दिए थे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर बोलो। मॉलिक्यूलर वेट एक बार बताइए ना। Na2CO3 106, NaHCO3 84। सोडियम 20 ना, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 फॉर कार्बोनेट। सोडियम 23 प्लस 1 फॉर हाइड्रोजन, 60 फॉर कार्बोनेट। आपको अच्छे से पता है Na2CO3 डिकम्पोज नहीं होता, तो NaHCO3 डिकम्पोज होता है। तो अपन इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। जो लॉसन वेट होगा वो इन दोनों की वजह से होगा। इसको x ग्राम लो और इसको 2 माइनस x ग्राम लो। टोटल वेट अपन को 2 ग्राम गिवन था ना, तो इसके मोल्स हो गए कितने, मोल्स ऑफ NaHCO3 x by 84
तो मुझे जो लॉसन वेट गिवन है वो इन दोनों की वजह से गिवन है, तो इनके मास चाहिए मुझे, इसका और इसका मास चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0.25। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा, मुझे एक बात पता है, फ्रॉम रिएक्शन जो रिक्वायरमेंट है अपना वो है वेट ऑफ CO2 प्लस वेट ऑफ H2 इज इक्वल टू 0.25, ये आपने दे रखा है। फ्रॉम रिएक्शन आई विल राइट दैट NaHCO3 के मोल्स ऑफ NaHCO3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय 1। CO2 के मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ CO2 10 by 10 मतलब x/84 इंटू 1/2। तो अगर मोल्स ऑफ CO2 इज 10 तो मास कितना होगा, ये मास होगा। ले भाई, मैंने CO2 के मोल्स को मास से, मास ऑफ CO2 x/84 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 40 वहां सब्स्टिट्यूट कर लिया। मोल्स ऑफ वाटर x/84 इंटू 1/2, तो मास ऑफ वाटर 18 से मल्टीप्लाई करोगे और क्या, 1/2 इंटू x/84 इंटू 18 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, ये मुझे ज्यादा इजी लग रहा है करना। 44x प्लस 18x इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2 इंटू 84, 84 का आधा हो जाएगा 42। ले भैया 44x प्लस 18x, अब बोलो। सर Na2CO3 का 43% है। अच्छा, परसेंटेज आ गया, वेरी गुड, सही है। कितना परसेंट बताया, 50? सर 33। NaHCO3 का Na2CO3 का? Na2CO3 का। सर 68.5% होगा Na2CO3 का। हाँ यार, हाँ 67 आ रहा है। हाँ मतलब 66 67 के आसपास आएगा। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी भाई, बोलो बोलो मेरे भाइयों। सर कॉपी करता हूँ एक सेकंड। कॉपी करना तो तुझे बहुत अच्छे से आता है, और जल्दी कॉपी करो, जैसे ये सोच के कि एग्जाम में कर रहे हो।
तो मैं दूसरा क्वेश्चन बोल दूं? सर टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया? मैंने कुछ किया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया होता तो टाइम खत्म होता। कब तक क्लास है अपनी? 7 मिनट है। 7 मिनट है तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ ना, घर में करना आराम से, 1-2 क्वेश्चन लिखो जल्दी। दे दो। 2 क्वेश्चन देता हूँ, घर में करना, लिखो एक क्वेश्चन जल्दी से। A 1.67 gram mixture of 1.67 gram mixture of aluminium and zinc. A 1.67 gram mixture of aluminium and zinc is treated with excess of HCl. Is treated with excess of HCl. The volume of hydrogen gas liberated is 1.66 liter at STP. Calculate the composition of the mixture. Calculate the composition of the mixture. Calculate the Composition of the mixture. सर Calculate. एक हो जाए। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक और बोलूं? सर लिखो। ये करते हैं ना। हाँ, क्या हुआ? सर ये हो जाएगा ये कभी। हाँ, नहीं नहीं, अब आराम से करो ना, घर में क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, ज्यादा हो जाएगा ना। लिखो जल्दी, लिखो एक क्वेश्चन और, फिर अपन ये ट्राई करेंगे। 2.6 ग्राम 2.6 ग्राम ऑफ 2.6 ग्राम ऑफ इक्विमोलर, मतलब इक्वल मोल्स है, इक्विमोलर bivalent metal carbonates. Bivalent metal carbonates is heated at high temperature. The observed Lawson weight is 1.25 grams. The observed Lawson weight is 1.25 gram. If one of the metal is 13.5%. If one of the metal is 13.5%, calculate the percentage of other metal. Calculate the percentage of other metal. सर ये कैसे क्वेश्चन है? इसमें आंसर 20% आना चाहिए दूसरे मेटल का। और इसमें परसेंटेज ऑफ एयर 76% आएगा। ये आंसर लिखे मैंने, मतलब बाद में तुम कहोगे सर आंसर तो है ही नहीं, तो आंसर है, आप मतलब कैलकुलेट करो। तो एक और दे दूं, लिखो equal weight of mercury and iodine. Equal weight of mercury and iodine reacts to form. Equal weight of mercury and iodine reacts to form mercurous iodide and mercuric iodide. Equal weights of mercury and iodine reacts to form
mercurous iodide and mercuric iodide. Calculate the weight ratio of, calculate the weight ratio of mercurous iodide with respect to mercuric iodide. आंसर अपना नियरली 0.56 या 0.59 ऐसा कुछ आना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना ही कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? सो मरकरी का मॉलिक्यूलर वेट आप ले लेना, एटॉमिक वेट आप 200.5 होता है, अपन 200 ले लेंगे और आंसर अपना नियरली 0.5 लिख लेंगे। ये इसका आंसर होगा। सर 0.5 हाँ 0.5 के आसपास ग्राम। हाँ पॉइंट नहीं रेशियो पूछा ना, तो कैसे होगा वेट ओके रेशियो, सर, हाँ सर। है ना? तो देखो अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिया। अब ये सर आपका किए नहीं है, हाँ सर अब तक किए नहीं है। करेंगे ना, तो तुम लोग घर में करोगे ना ये, ठीक है? सर सेकंड क्वेश्चन में बाइवैलेंट का क्या मतलब? बाइवेलेंट का मतलब है कि मेटल जो बनाओगे ना बेटा, जैसे कैल्शियम, जैसे Na2CO3 होता है, तो ये मोनोवैलेंट मेटल का कार्बोनेट था ना, तो 2 लिखना पड़ेगा। सर चार्ज होगा 2। हाँ वो चार्ज जो होगा वो 2 होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो उसमें मेटल गिवन नहीं है अपन को, कौन सा मेटल है, ध्यान रखना। एम है, पता नहीं कौन सा है वो, मतलब मेटल अपन, मैंने बाइवेलेंट कार्बोनेट का ये थोड़ी कहा कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लेड है, क्या है, तो पता नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो। सर आप प्लीज रिपीट कर सकते हो, मेरा वाईफाई थोड़ा अनस्टेबल हो गया था, तो आपका आवाज अच्छा, क्रैक हो गया है। ये मेटल जो होगा बाइवेलेंट का मतलब है कि उसमें +2 होगा। अच्छा ओके हैप्पी सर। ग्रुप, चलो हैप्पी ग्रुप पूर्णिमा, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो एवरीबॉडी, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक बाय यू, सर। बाय बेटा, चलो बाय एवरीबॉडी। है